जुड़िए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? स्वागत है आप सभी का। हाँ जी। कैसा रहा आप सभी का ब्रेक फार्माकोलॉजी की क्लास से? क्या पढ़ा, क्या रिवीजन किया? हाँ जी। यस, फाइनली आई एम बैक, बैक विद द फुल एनर्जी। हाँ जी। सर कहाँ थे? ये तो यार बताना बड़ा टफ है। एक सेकंड। मिस किया? कितना मिस किया? हाँ जी, थैंक यू सो मच। ओके, चलो बातें बंद, काम शुरू। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएनएस खत्म किया था, जिसमें हम लोगों ने लोकल एनास्थेटिक और स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आई होप आप सभी लोगों ने रिवीजन किया होगा। हाँ जी। अब न्यू स्टूडियो लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल न्यू स्टूडियो लग रहा है। कराऊंगा, वर्चुअल टूर भी आपको कराऊंगा, परेशान मत हो, परेशान मत हो। अभी पढ़ाई करने की शुरू कोशिश किया जाए। काफी दिनों के बाद है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमें पढ़ाई पे फोकस कर लेना चाहिए, है ना? सिलेबस की आप टेंशन मत लो। सिलेबस मेरे होते हुए आप सिलेबस की टेंशन ले रहे हो? अरे शर्म करो रे करो, कुछ तो शर्म करो करो। चलिए, सो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, सिंपल हम बात करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर। क्या होता है पेप्टिक अल्सर, कैसे होता है पेप्टिक अल्सर, और क्यों होता है पेप्टिक अल्सर, इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत किया जाए। हाँ, मॉर्निंग क्लास भी आप लोगों की बहुत जल्द शुरू कर रहा हूँ। 15 तारीख 16 तारीख से आप लोगों की मॉर्निंग क्लास भी जुड़स की शुरू हो जाएगी। वो सब चीजें बाद में बात करेंगे, अभी इधर फोकस किया जाए, ठीक है? मॉड्यूल आप लोग सर्च करो। गाइड के लिए संडे का सेशन लेके आ रहे हो, और क्यों परेशान हो रहे हो? अब तो लग गया हो ना आप लोगों के लिए। चलो इधर। हाँ जी। तो सबसे पहले अगर आपसे बात यहाँ पे किया जाए कि हाँ जी, पेप्टिक अल्सर एज इट्स नेम इंडिकेट कि भैया पेप्टिक अल्सर होता क्या है। पेप्टिक अल्सर से ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले हमें यह समझना है कि अल्सर क्या होता है। मॉड्यूल नंबर 5 में पेज नंबर 47 है, देख लीजिएगा, ठीक है? तो अल्सर का मतलब सिंपल ये होता है कि जैसे जब हमारे जीआईटी में जब एचसीएल का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, या मैं कहूं एग्रेसिव फैक्टर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अल्सर को प्रमोट करती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो अल्सर को कंट्रोल करती हैं। तो अगर हमने बात किया जाए, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे दो चीजें हमारे लिए समझने वाली बातें हैं। सबसे पहले आता है एग्रेसिव फैक्टर, और दूसरा यहाँ पे समझना है डिफेंसिव फैक्टर। देखिए, कभी भी हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज तभी कॉज होती है जब एग्रेसिव फैक्टर बढ़ जाता है और डिफेंसिव फैक्टर घट जाता है। भाई डिफेंस नहीं कर पाएंगे तभी तो हमारा वहां पे कोई डिजीज होगा ना। तो वही चीजें यहाँ पे आती है। अब अगर आपसे बात किया जाए कि एग्रेसिव फैक्टर में है कौन कौन सी चीजें, तो जैसे देखो, अगर आप एग्रेसिव फैक्टर की बात करोगे तो यहाँ पे, चलो इधर बेटा, रुचिका अभी ध्यान दे इधर। एग्रेसिव फैक्टर की बात करोगे तो जैसे यहाँ पे हमें मिलेगा, सबसे पहले आएगा एचसीएल। भाई जितना ज्यादा एचसीएल का सिक्रीशन होगा, जितना ज्यादा हमारा एचसीएल का रिलीज होगा, उतना ज्यादा हमारा जीआईटी में डैमेज होगा। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो जीआईटी में एचसीएल रिलीज होता है, फुल्ली कंसंट्रेटेड एचसीएल रिलीज होता है। अब अगर कंसंट्रेटेड एचसीएल है तो डेफिनेटली वो हमारा वहां पे क्या करेगा, डैमेज करेगा। लेकिन सिंस सबसे पहले क्या होती है, म्यूकोजल लेयर होती है। म्यूकस की एक बहुत बड़ी लेयर होती है, और वो म्यूकस की लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है। म्यूकस की लेयर के बाद सब म्यूकोजल लेयर होती है, फर्दर हमारी मस्कुलर लेयर होती है, वो सारा लेयर में प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन अब अगर वही चीज समझो कि म्यूकस घटने लग जाए, एचसीएल ज्यादा गिरने लग जाए, तो हमारा जो म्यूकस है वो ब्रेक करने लग जाएगा। तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे एचसीएल की बात करेंगे। एक हमारे जीआईटी में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, आई होप आपने नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं एच पाइलोरी बोलते हैं। ये एच पाइलोरी जो है, ये भी हमारे जो है उसी को अल्सर को कॉज करने के लिए प्रमोट करता है। एज वेल एज हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे यहाँ पे नसैट्स आते हैं। सिंस हम लोगों ने जब नसैट्स पढ़ा था, तब इसके बारे में समझा था कि जो हमारे नसैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अल्सर कॉज करते हैं, क्योंकि एचसीएल के सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं। तो ये भी हमारा वहां पे आ जाएगा। ये हमारे क्या है, एग्रेसिव फैक्टर है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत गैस्ट्रिन वगैरह भी आ जाता है, वो भी यहाँ पे एग्रेसिव फैक्टर का काम करेगा। अब डिफेंसिव फैक्टर क्या है, जो डिफेंस करते हैं, बचाते हैं कि नहीं अल्सर नहीं होने का। अब डिफेंसिव फैक्टर में जैसे हमारा आ जाएगा, सबसे पहले बाइकार्बोनेट आयन हमारे आ जाएंगे। बाइकार्बोनेट यहाँ पे प्रोटेक्शन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारा यहाँ पे आएगा, जैसे म्यूकस की बात किया जाएगा, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे हमारा आएगा जो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे होते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये सभी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक एनाटॉमी की, अगर मैं बात करूंगा तो ये एग्रेसिव फैक्टर जब बढ़ने लग जाता है और डिफेंसिव फैक्टर घटने लग जाता है, तो जो हमारा स्टमक है या इंटेस्टाइन है, उनमें क्या होने लग जाता है, डैमेज होता है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लीडिंग होता है और हमें वहां पे प्रॉब्लम होती है। अब अगर सिंपल समझा जाए तो ट्रीटमेंट के नाम पे क्या है कि सर जो ये एग्रेसिव फैक्टर बढ़े हैं इनको घटा दिया जाए, और जो डिफेंसिव फैक्टर घटे हैं इनको बढ़ा दिया जाए। यही चीजें हमारी यहाँ पे आएंगी, इन्हीं को तो हमें यहाँ पे करना है। सो सिंपल, अगर मैं यही चीज आपसे बात, अच्छा अब मैंने अल्सर क्यों बोला था? अल्सर का मतलब सिंपल है कि हमारी जीआईटी लेयर का इरोजन यानी ब्रेकडाउन, यानी वहां पे डैमेज होना। लेकिन कहां पे?
ये डिपेंड करता है। तो इसलिए नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, हमारा पेप्टिक अल्सर का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर यही पेप्टिक अल्सर को हम लोकेशन के वाइज देखेंगे, जैसे अगर स्टमक में हुआ तो स्टमक को हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, क्योंकि वो अगर गैस्ट्रिक रीजन में है, स्टमक रीजन में है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर कहलाएगा। और वहीं अगर वो ड्यूडेनम रीजन में है तब उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूडेनल अल्सर कहलाएगा, क्योंकि वो ड्यूडेनल रीजन में हुआ। तो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर, यहाँ पे हमारी सिचुएशन डिपेंड करेगा कि कहां पे, स्टमक में है तो गैस्ट्रिक अल्सर है, और अगर ड्यूडेनम में है तो ड्यूडेनम ही क्यों बोला गया, इंटेस्टाइन क्यों नहीं बोला गया। रीजन है क्योंकि स्टमक से जुड़ा हुआ पार्ट होता है ड्यूडेनम, ये तो मानते हो। ड्यूडेनम के बाद हमारा जेजुनम आता है, फिर इलियम आता है, यानी जो HCl मेजर स्टमक से निकल के आएगा वो ड्यूडेनम रीजन पे ही सबसे ज्यादा फर्क डालता है, इसलिए नाम उसको दिया जाता है, ड्यूडेनल अल्सर का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे ये बातें हमारी आती हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर की बात किया जाएगा। अब अगर सिंप्लीफाई करके इसी को बात किया जाए, दैट पेप्टिक अल्सर इज अ सिंपल पेप्टिक अल्सर डिजीज या पीवीडी की बात किया जाएगा। इट्स द ब्रेकडाउन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग है ना, उसमें ब्रेकडाउन होगा। क्यों ब्रेकडाउन होगा, ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन द एग्रेसिव फैक्टर एंड डिफेंसिव फैक्टर। अब एग्रेसिव फैक्टर में क्या है आपके पास, HCl यानी एसिड की बात करोगे, अच्छा पेप्सिन की बात करोगे, नसैट्स की बात करोगे, H पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की बात करोगे, ये सभी क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, एग्रेशन करते हैं, यानी हमारे स्टमक में जो जीआईटी की लेयर है उसका ब्रेकडाउन करते हैं। वहीं जब आपका दूसरा जो है डिफेंसिव फैक्टर है, जैसे म्यूकस है, बाइकार्बोनेट है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये वहां पे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो जब इनमें इंबैलेंस हुआ, इंबैलेंस मतलब एग्रेसिव बढ़ा और डिफेंसिव घटा, तो उसकी वजह से क्या यहां पे मिलेगा आपको, दैट इज कॉल्ड एज द अल्सर देखने को मिल जाएगा। सो इसलिए सर इंटेस्टाइन एंड स्टमक का अल्सर, वही तो नाम दे दिया बेटा, स्टमक के अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर, इंटेस्टाइन के अल्सर को ड्यूडेनल अल्सर बोल दिया गया। सो एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल का ड्रिंक ज्यादा करते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं, कॉफी ज्यादा पीते हैं, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज्यादा लेते हैं, उनमें भी हमारा अल्सर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और लोकेशन के बेसिस पे हमने बात कर ही लिया कि मोस्ट कॉमन जो हमारा अल्सर होता है वो ड्यूडेनल अल्सर होता है। क्यों, क्योंकि स्टमक से हमारा ड्यूडेनम रीजन में सबसे ज्यादा HCl आएगा और ड्यूडेनल अल्सर वहां पे कॉज करेगा, ये हमारा आ जाता है। इसलिए जो बहुत ज्यादा चाय कॉफी हर बात पे नसैट्स खाने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं ना, कि थोड़ा सा भी पेन हुआ, फीवर हुआ, चलो दवा खा लेते हैं, तो कृपया करके अपने आप को इन हैबिट से बचाइए, अदरवाइज अल्सर को गिफ्ट में फ्री में पाइए, ये चीज होता है। करेक्ट है, नहीं हॉट वाटर से कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इनमें मेजर कॉज देखोगे ना इन सभी के बीच में, बेटा सोलंकी पहले इधर ध्यान दे ले, फिर गेट की बात करेंगे, करूंगा सब करूंगा, लगातार आप लोगों से जुड़ूंगा किसी ना किसी फॉर्म में। इधर अगर आप इन सब में मेजर देखोगे तो सबसे मेजर चीज आपकी क्या मिलेगी, एसिड, बोले तो HCl की बात किया जाएगा। अच्छा अब आप बोलोगे सर माउथ अल्सर भी होता है, माउथ में भी छाले पड़ जाते हैं, क्या वो भी HCl की वजह से होता है या इन एग्रेसिव या डिफेंसिव फैक्टर की वजह से होता है? नहीं भैया ऐसा नहीं है। वो माउथ अल्सर जो होता है वो जब हमें इनडाइजेशन होता है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम होती है, और जो एयर्स होती हैं जब वो माउथ के थ्रू ज्यादा निकलने लग जाती हैं तब माउथ अल्सर होता है। तो पेट सफा, माउथ अल्सर सफा, सिंपल सी ये कहानी होती है। लेकिन हमने वही बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, जो HCl है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलो अब इस HCl के सिक्रीशन की बात किया जाए कि HCl सिक्रीट होता कैसे है, कहां से होता है और कैसे होता है। चलिए इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद करना है कि जो ये HCl का सिक्रीशन होता है किसमें से होता है, सर ये पोराइटल सेल से होता है। ये हमारे पोराइटल सेल, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है पोराइटल सेल, वहां से HCl का सिक्रीशन होता है। कैसे, अब यहां पे आपको मिलेगी, मान लीजिए ये मैंने किया उल्टा करके, मैंने ये पोराइटल सेल यहां पे बना दिया। अब जब ये पोराइटल सेल हमारी बन गई, होता क्या है, यहाँ पे एक हमारी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रोटॉन पंप का नाम सुना होगा। कई बार आप लोगों ने मेरे साथ प्रीवियस क्लासेस में ये नाम सुना जरूर होगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। कोई बात नहीं, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको सुना देता हूं, थोड़ा सा याद करा देता हूं। अनुराग जरा मुझे ये बताना बेटा, जब हम लोगों ने एंजाइम इनहिबिटर पढ़ा था, C5DEF2GH2I2K के बारे में बात किया था, या sickphase.com के बारे में बात किया था, क्या वहां पे कहीं भी सिमेटिडीन आई थी क्या? जरूर आई होगी, जो H2 ब्लॉकर होती है, या ओमेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, रेबेप्राजोल, ऐसे कोई नाम आए थे क्या? जरूर आए होंगे। तो वही चीजें यहां पे आने वाली हैं। तो यहां पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, यहां पे हमारा प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होता है। आप इसको मटके के जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए यहां पे ये हमारा प्रोटॉन पंप प्रेजेंट है। अच्छा HCl बना किससे, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, इन्हीं से तो दो चीजों से बना हुआ है। अच्छा इस प्रोटॉन पंप का मतलब क्या है? सर ये प्रोटॉन पंप का मतलब है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज। जो हम ये प्रोटॉन पंप बोल रहे हैं ना, देखो ये तो आप सभी लोग जानते हो कि अगर एटीपेज लग गया, नहीं भाई अगर कहीं भी एटीपेज लग गया, एटीपी है मतलब पंप है, यहां पे एटीपेज की बात किया जाएगा। अब ये एटीपेज है और हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज है, यहाँ पे हाइड्रोजन का हमारा एक्सपेल होगा और पोटेशियम का इन होगा। हाइड्रोजन आयन जो हमारा यहाँ पे आएगा वो क्लोराइड आयन चैनल के थ्रू क्लोराइड आएगा, तो ये हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलके HCl बनाएंगे और जो हमारे सेल से रिलीज होके बाहर आ जाएगा।
अब आप जरूर पूछोगे कि सर चाय में ऐसा क्या होता है जिससे HCl रिलीज होने लग जाता है या अल्सर हो जाता है। भैया तो आप सभी लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, कुछ हमारा कैफीन, थियोब्रोमिन, कुछ ऐसी चीजें की नाम आई होगी, थियोफाइलिन, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं आई जरूर होंगी। खैर उनके बारे में बात करेंगे साथ। अभी पहले इतने पे फोकस करते हैं कि मेनली हमारा जो HCl का सिक्रेशन होता है उसमें सबसे पहले आता है क्या, प्रोटॉन पंप आता है, बोले तो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज आता है। देन यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है H2 रिसेप्टर। जब हम लोगों ने हिस्टामिन पढ़ा था बेटा, तो मैंने आप लोगों से हिस्टामिन में सिर्फ H1 रिसेप्टर बताया था, H2 नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि अब आएगा ये H2 रिसेप्टर आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा आएगा 5-HT, सेरोटोनिन छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी सेरोटोनिन को ना पकड़ के हम पकड़ते हैं, चलो एम। बच्चों ये तो नाम सुना ही होगा, M1 रिसेप्टर, जापीले, याद है? एंटीकोलिनर्जिक की क्लास लो में हमने देखा था, ड्रग यूज्ड फॉर द पेप्टिक अल्सर एंड जीईआरडी, है ना? पेप्टिक अल्सर एंड जीआरडी की बात किया गया था जी, वही हमारा पायरेनजेपिन टेलेंजेपिन की बात किया जाएगा, जो ओटीपी के नाम से हम लोगों ने पढ़ा था। तो M1 रिसेप्टर यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे हमारा एक और जो मेजर हमारा प्रेजेंट होता है, जिसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, NK1 रिसेप्टर की बात करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन EP3 रिसेप्टर की बात करेंगे, ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं कि सर ये HCl का सिक्रीशन हुआ कैसे, प्रॉपर एक स्टोरी के साथ। लेकिन मेनली जो हमने अभी तक पढ़ा, क्या देखा, HCl इज मेनली सीक्रेटेड फ्रॉम द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल से रिलीज होती है, और उसके पीछे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पंप होता है, प्रोटॉन पंप, जिसका नाम है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज की बात किया गया। इसे एटीपेज क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि पंप है, एटीपी लगता है, तो एटीपेज कई जगह आ चुका है एटीपेज का नाम, और आगे भी आएगा। यहाँ हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज है, आगे चल के जब डिजिटलिस की बात करोगे वहां सोडियम पोटेशियम एटीपेज आएगा, मतलब ऐसे एटीपेज वाले वर्ड आने अब शुरू हो जाएंगे। तो प्रोटॉन पंप, और उस प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करने का, या मैं कहूं पीछे से, देखो कुछ लोग होते हैं जो फ्रंट में आके आपसे लड़ाई करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो पीछे से, अरे हाँ मार 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 मार, अरे मारो मारो, वही वाली कहानी है। तो कुछ लोग पीछे से सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा H2 रिसेप्टर है, M1 रिसेप्टर है, M3 रिसेप्टर है, गैस्ट्रिन कोलेसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर है, इन सब का एक कंबाइंड इफेक्ट होता है, कंबाइंड रोल होता है, जिसकी वजह से हमारा ये HCl का सिक्रीशन होता है। चलें आइए, थोड़ा सा आपको मैं पैराइटल सेल से दोस्ती कराता हूं। अब यहाँ पे एक नजर डालिएगा, अगर ये थोड़ा सा आपको दिख रहा हो, चलो मैं और दिखा देता हूं। यहाँ पे हमारा ये प्रेजेंट है, प्रोटॉन पंप प्रेजेंट है। ठीक, इतना बेसिक दिख रहा है। सीसीके क्या है? कोलेसिस्टोकाइनिन। अभी गैस्ट्रिन की भी बातें आएंगी, वो भी देखेंगे। कोई बात नहीं बेटा, वैष्णवी यहाँ है रेगुलेशन, वहां पे नहीं है। रुक जाओ बेटा, अभी जूम इन पे मत जाओ, पहले बेसिक चीजें देखें। मैं इसको सिंपली मैं अपने हिसाब से, अरे अपने हिसाब से मैं समझा दूंगा, क्यों परेशान हो तुम लोग? जूम इन के पीछे पहले परेशान हो जाते हो। ठीक है, तुम्हें यही देखना है, कोई बात नहीं यार। लो अभी आ रहा है, अभी दिख रहा है। अरे तुम्हारे मॉड्यूल में भी होगा मेरे बच्चे। ओके, तो अब होता क्या है, मान लीजिए जैसे ही आपने खाना खाया, मॉड्यूल नंबर 5 पेज नंबर 47, हाँ जी, मॉड्यूल नंबर 5 पेज नंबर 47 हमारा ये है। चलें आगे बढ़े। अच्छा पेज नंबर 42, कोई बात नहीं, 41 42 ढूंढ लो, आसपास मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा HCl की सिक्रीशन क्या लगातार होता रहता है क्या? नहीं, कब होता है? जब आप खाना खाते हो। जैसे ही आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद एक स्टिमुलाई ब्रेन से रिलीज होता है, और वो जो ब्रेन से रिलीज स्टिमुलाई है, वो कहां पहुंचता है? आपके स्टमक के पास में एक सेल होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिन सेल, प्रेजेंट होती है वहां पे। प्लस हमारा M1 रिसेप्टर और M3 रिसेप्टर भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जो फर्दर हमारा थोड़ा बहुत हिस्टामिन का रिलीज कराते हैं। अल्टीमेट क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए M1 रिसेप्टर, यहाँ आपका हिस्टामिन यानी H2 रिसेप्टर, और ये कोलेसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट है। ये तीनों क्या करते हैं? फर्दर हमारे प्रोटॉन पंप को हेल्प करते हैं। लेकिन मैंने बोला जो मेजर रोल है वो किसका है? हमारे प्रोटॉन पंप का है। और प्रोटॉन पंप यानी हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज। अब इसमें क्या हुआ, हमने बोला हाइड्रोजन आयन हमारे इस प्रोटॉन पंप के थ्रू बाहर जाता है, और पोटेशियम आयन हमारे इस प्रोटॉन पंप के थ्रू अंदर आता है। कोई बात नहीं, जब सही हो जाए तो बता देना।
एक्चुअली क्या है ना, इसमें भी लैन चल नहीं रहा था, लैन पे वर्किंग करवा रहा था, टीम उसी पे काम कर रही है, इसलिए वाईफाई से काम कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा वाईफाई स्लो हुआ हो। अच्छा स्क्रीन ब्लर है, अभी बताओ क्या, सॉरी क्या मैं ब्लैंक पे पड़ा हूँ, इस पे चल रहा है, दिख रहा है? जरा इस पे देखो, कुछ दिख रहा है? नो, नहीं दिख रहा है, स्क्रीन और आप दोनों ब्लर हैं। हाँ मैं मान सकता हूँ, क्योंकि बेटा लाइन वाली थोड़ी दिक्कत आई थी। अरे मेरी शक्ल मत देख भाई, बोर्ड देख, बोर्ड दिखे तो बताना, मुझे ब्लर रहने दे। जब आप लोग कहिएगा तो मैं आगे चलूंगा, अगर नहीं हो रहा है, सही हो गया, अब ठीक है ना? ठीक है, चलो बेटा, अब देखो, ये मान लीजिए आपका पैराइटल सेल है। पैराइटल, मैंने क्यों बोला मेन पैराइटल सेल में प्रोटॉन पंप है, क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन है। H2 रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट है? यहां प्रेजेंट है। M1 रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट है? यहां प्रेजेंट है। ये कोलसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो यहां प्रेजेंट है, और हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का EP3 रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो यहां प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन आयन जाना है बाहर यहां से, वो तो हमारा प्रोटॉन पंप से ही जाएगा ना। हाइड्रोजन आयन बाहर और पोटेशियम आयन अंदर की बात किया जाएगा, ठीक? हाइड्रोजन आयन बाहर, पोटेशियम आयन अंदर आएगा, इसीलिए इसको बोला गया हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीज। अब आगे क्या होगा कि साइड से क्लोराइड आयन चैनल प्रेजेंट होगा। अब ये हाइड्रोजन आयन, ये क्लोराइड आयन मिलकर बन गया HCl, जो रिलीज होके बाहर आ जाएगा। ये नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन अब हुआ कैसे? आपने फूड इनटेक किया, जैसे ही आपने फूड इनटेक किया, तुरंत आपके ब्रेन को स्टिमुलाई जाएगा। किसको स्टिमुलाई जाएगा? ब्रेन को। अब सिंस ब्रेन को स्टिमुलाई गया और आपने खाना खाया, सबसे पहले क्या एक्टिवेट हो जाएगा? आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। ये तो आपने नाम सुना ही होगा, बात समझ में आ रही? तो ब्रेन से तुरंत यहां पे हमारा रिलीज होगा क्या? एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, क्योंकि रेस्ट और डाइजेस्ट की सिचुएशन में क्या आएगा? एसिटाइल कोलिन आएगा। अब यही एसिटाइल कोलिन सबसे पहले अपने जीआईटी में वर्क करेगा, नॉर्मली हमारा मतलब इंटेस्टाइन में वर्क करेगा, हमारे गैस्ट्रिक रीजन में वर्क करेगा, जहां M3 रिसेप्टर है। अभी M1 का रोल नहीं है। यहां के बाद यही HCl हमारा, यही एसिटाइल कोलिन हमारा फर्दर कहां जाएगा? गैस्ट्रिन रीजन में जाएगा। और गैस्ट्रिन रीजन से क्या रिलीज कराएगा? सर हमारा गैस्ट्रिक रीजन से, गैस्ट्रिन रीजन से रिलीज होगा गैस्ट्रिन रिलीज होगा। ये जो गैस्ट्रिन रिलीज होगा, ये अपने कोलसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर से एक्ट करेगा। जब ये गैस्ट्रिन रीजन की बात किया जाए, गैस्ट्रिन की बात किया जाएगा, यही गैस्ट्रिन हमारे जाएगा कहां पे? हिस्टैमिनोसाइट्स पे जाएगा, यानी हिस्टामिन वाली सेल पे जाएगा, और वहां से क्या रिलीज कराएगा? हिस्टामिन रिलीज कराएगा। ये हिस्टामिन हमारा वर्क करेगा कहां पे? H2 रिसेप्टर पे वर्क करेगा। ये यहाँ की कहानी है। और ये जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ था ना, ये स्टमक में डायरेक्टली अपने M1 रिसेप्टर पे आएगा। ये जो H2 रिसेप्टर है, अब आप मुझे आगे आंसर दीजिएगा। दिस इज मीडिएटेड बाय द GS प्रोटीन, M1 मीडिएटेड बाय द GQ प्रोटीन। कोलसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर का उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अच्छा एक मिनट, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रोस्टाग्लैंडिन की भी बात किया है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे लिए डिफेंसिव फैक्टर होता है, जो अपने EP3 रिसेप्टर यानी प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। ये तीनों का काम है इस हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को आग लगाना, एक्टिवेट कराना। जबकि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये इसको क्या करता है? शांत कराता है। तो तीन का काम है आग लगाना, और एक का काम है पानी डाल के आग को बुझाना। तो ऑब्वियसली आग बुझ नहीं पाती है, आग लग जल्दी जाती है, और हमारा HCl का सिक्रीशन होने लग जाता है। ये मेरी बात आप तक समझ में आई? अब अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों मुझे अल्सर को प्रोटेक्ट करना है, अल्सर को इनहिबिट करना है, अल्सर का ट्रीटमेंट करना है, आप अब मुझे क्या सजेशन दोगे? पहले मैं इनको ब्लॉक करने जाऊं, या सीधे जो मेन टारगेट है इसको ब्लॉक कर दूं? सो ऑब्वियसली आप क्या कहोगे? सर एक काम करो, पहले तो आप प्रोटॉन पंप को ही ब्लॉक कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सबसे पहले अप्लाई कर दिया जाए।
चलेगा। मेन टारगेट को हमने कैप्चर कर लिया। फिर आग लगाने वालों को थोड़ा देखा जाए, किसने किसने आग लगाया था। अब आग किसने लगाया था, इस H2 रिसेप्टर को ब्लॉक किया जाए, यानी H2 ब्लॉकर दे दीजिए मेरे बच्चों, M1 ब्लॉकर दे दीजिए, क्योंकि इसने भी आग लगाई थी। साथ ही साथ गैस्ट्रिन और सीसीके, मैंने बोला इसके लिए कोई ज्यादा टारगेटेड नहीं है, ये बेसिक है, इसको जाने दीजिए। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉकर नहीं देना है, प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या देना है, एनालॉग देना है, क्योंकि इसने आग बुझाई थी, लगाई नहीं थी। तो इसको अगर आपने इनहिबिट कर दिया तो उल्टी कहानी हो जाएगी ना। यानी हमारा जो मेन टारगेट है, जब हम HCl के सिक्रीशन को इनहिबिट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा कि हम H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करें, यानी हिस्टामिन एक्टिंग थ्रू द H2 रिसेप्टर। और ये H2 रिसेप्टर एक्टिवेट करता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को। मैंने बोला GS प्रोटीन मीडिएटेड है, आप बोलो सर CMP के थ्रू काम करेगा, यानी CMP के थ्रू काम करके HCl का सिक्रीशन कराएगा। हमने बोला जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, PGE2 की बात करो, PGE1 की बात करो, जब हम लोगों ने प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ा था तो उसमें कहीं नाम आया था मिसोप्रोस्टॉल आया था। जरा रिवीजन करके दिमाग में मुझे बताइएगा, क्या मिसोप्रोस्टॉल आया था? हाँ जी। और मिसोप्रोस्टॉल यूज्ड फॉर द पेप्टिक अल्सर, ये भी बात हमने जरूर किया होगा। एनालॉग मतलब उसकी डेरिवेटिव, या मैं कहूं उसका एगोनिस्ट की बात किया जाएगा जी। सो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक म्यूकोसा इनहिबिट एसिड सिक्रीशन, क्योंकि यहां पे ये CMP को इनहिबिट करेगा। हमने बोला हमारा जो H पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, जो कि एक ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैसिली होता है, बैक्टीरिया होता है, उसी को वो भी हमारा हाइपरगैस्ट्रिनीमिया यानी हमारा HCl का सिक्रीशन कराता है। सर क्या एक टाइम पर एक ही डिफेंसिव फैक्टर वर्क करेगा क्या? नहीं, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला। तो हमारा जो ट्रीटमेंट सिस्टम हुआ, आप नजर डालो तो मेन स्ट्रेटजी फॉर द ट्रीटमेंट क्या क्या है आप लोगों के पास। हमने बोला PPI दो, बोले तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दो, H2 ब्लॉकर दो, प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट दो। ये तो वो होंगे जो HCl के सिक्रीशन को घटाएंगे। लेकिन एक सेकंड, मान लो अभी अभी मुझे अल्सर हो रहा है या हुआ है और मुझे एसिडिटी हो रही है। जस्ट इमेजिन, अल्सर नहीं हो रहा है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन ज्यादा हुआ है, HCl का सिक्रीशन ज्यादा हुआ है, मुझे एसिडिटी हो रही है, हाइपर एसिडिटी है। तो मैं क्या करूं? पहले जाके PPI खाऊं, फिर वो अपना काम करेगी कुछ टाइम के बाद, या एट दैट टाइम पहले जो मेरा एसिड रिलीज होके स्टमक में भरा हुआ है, पहले मैं उसको न्यूट्रलाइज कर दूं, इनो वगैरह, एंटासिड वगैरह लेके। हाँ, तो अब यहां पे अलग अलग कहानी आएंगी कि हमारा टारगेट क्या है। तो जो हमारा टारगेट के बेसिस पे बात किया जाएगा, तो पहला टारगेट एक हमें क्या मिलेगा कि सर HCl के प्रोडक्शन को घटाओ, प्रोडक्शन को, यानी द ड्रग डिक्रीजिंग एसिड सिक्रीशन, ये पहली कहानी। दूसरी क्या आएगी? ड्रग न्यूट्रलाइजिंग द रिलीज्ड एसिड, जो एसिड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। तीसरा, अब अगर अल्सर बड़े हाई लेवल पे पहुंच चुका है, वहां पे अल्सर ने क्या किया है, गैस्ट्रिक लेयर को डैमेज कर चुका है, तो वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म किया जाए, यानी द ड्रग विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द अल्सर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्सर प्रोटेक्टिव बोलते हैं। तो हमारा इसी के बेसिस पे अलग अलग चीजें आएंगी। जैसे हमने बोला H2 एंटी हिस्टामिनिक, जो हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करेगी। हमने बोला M1 ब्लॉकर दे दीजिए, जो HCl के प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगी। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दीजिए। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, या मैं कहूं प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट दे दीजिए, जो गैस्ट्रिन के रिलीज को इनहिबिट करेगी। H पाइलोरी, जो खुद HCl को प्रोड्यूस ज्यादा करवाता है, तो एंटी H पाइलोरी ड्रग दे दिया जाए। तो इसी के बेसिस पे हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्सर है, वो मेनली 4 क्लासेस, अदरवाइज मैं कहूंगा 5 क्लासेस में बनता है। तो कौन कौन सी वो 5 क्लासेस मेरी आएंगी सर? सबसे पहले पहली क्लास हो गई ड्रग डिक्रीजिंग एसिड सिक्रीशन, पहली तो वो थी जो एसिड के सिक्रीशन को घटा रही थी। अब क्या आई? ड्रग न्यूट्रलाइजिंग द ऑलरेडी सिक्रीटेड एसिड, जो एसिड रिलीज हो चुका है। देखो वही कहानी थी। एक तो वो है कि यार आग को लगने से, लड़ाई को लगने से या लड़ाई होने से बचाओ, पहली कहानी है। दूसरी कहानी क्या है? जो एसिड रिलीज हो चुका है उस एसिड के रिलीज को घटाओ, जो रिलीज हो उसको न्यूट्रलाइज करके जाओ। और तीसरा, अगर अल्सर हो चुका है तो वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाओ, यानी अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट दिया जाए। चौथी यहां पे क्लास और आती है, एंटी H पाइलोरी क्लास की ड्रग आएगी। एक और आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, अल्सर हीलिंग एजेंट बोलते हैं। तो टोटल 5 क्लासेस में आएंगी। अब आप बोलो ड्रग कौन कौन सी? चलो मेरे साथ फटाफट बोलना। अगर आपसे बोला गया ड्रग डिक्रीजिंग एसिड सिक्रीशन, पहले आप नजर डालना, ड्रग डिक्रीजिंग एसिड सिक्रीशन कौन कौन सी? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, PPI जिसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI, यानी ओमेप्राजोल, पेंटप्राजोल, रेबेप्राजोल, इसोमेप्राजोल। ये मेरी यहाँ पे ड्रग आएंगे, ओमेप्राजोल, एंसोप्राजोल, पेंटप्राजोल, रेबेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, प्राजोल आएगा। किसी ने मुझे आंसर दिया था कि सर कीटोकैनाजोल, भैया जोल नहीं खाली पकड़ना है, प्राजोल पकड़ना है। खाली जोल पकड़ोगे तो झोल हो जाएगा आयुषी बेटा, क्योंकि उसमें ट्रायाजोल भी आएंगे, इमिडाजोल भी आएंगी, कीटोकैनाजोल, फ्लूकेनाजोल, इट्राकैनाजोल, बहुत सारी आएंगी। मैंने क्या बोला, क्या पकड़ोगे? प्राजोल पकड़ोगे। जैसे देखो सब में प्राजोल मिल रहा है। अब आपसे अगर पूछा जाए PPI तो क्या बोलोगे? प्राजोल बोलोगे।
सर पीपीआई हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज को ब्लॉक करता है या फिर उस पे लेयर बना देता है? ब्लॉक करता है भाई, इसीलिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलते हैं। सॉरी, चलो फिर H2 ब्लॉकर, और H2 ब्लॉकर में क्या मिलेगा? टिडीन मिलेगा, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, लॉक्साटिडीन, रॉक्साटिडीन। तो H2 ब्लॉकर में क्या आएगा? टिडीन आएगा। आएगा। नेक्स्ट, एंटीकोलिनर्जिक। कहने के लिए तो आप बोल सकते हो कि सर एंटीकोलिनर्जिक में एट्रोपिन दे दिया जाए। फिर अगर आपने यहाँ पे एट्रोपिन का आंसर दोगे तो फिर मैं कहूंगा बेटा मेरा एएनएस पढ़ाना बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चों एएनएस में मैंने आपको क्लियर किया था कि बेटा एट्रोपिन नॉन सेलेक्टिव होता है, जो M1, M2, M3 सबको ब्लॉक करता है। लेकिन अब मुझे तो सिर्फ M1 ब्लॉक करना था यहाँ पे। मैं अगर बाकियों को ब्लॉक कर दूंगा तो डेफिनेटली मेरे लिए प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी, यूज कम आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ सेलेक्टिव M1 ब्लॉकर यानी टैलेंजेपिन, पायरेनजेपिन दूंगा तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये तो आप सभी लोग मानते हो। सर यहाँ एंटीकोलिनर्जिक क्यों यूज हो रहा है? अनुराग बेटा अभी बोला था, पोराइटल सेल से HCl के सिक्रीट कराने में एक हाथ या एक उंगली इस M1 रिसेप्टर की भी थी जी। नेक्स्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, मेनली आपको सिर्फ मिसोप्रोस्टॉल यूज करना है। हाँ भाई रोशन, रुक भाई बताऊंगा। चले, फिर हमने क्या बोला? ये तो वो ड्रग थी जो सिक्रीशन या मैं कहूं प्रोडक्शन बंद करेंगी। ये वो ड्रग है जो HCl के प्रोडक्शन को बंद करेंगी, और फिर जो HCl प्रोड्यूस हो चुका है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम है एंटासिड का, या मैं कहूं गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर। अब इसमें दो टाइप की आती है, एक सिस्टमिक आती है, एक नॉन सिस्टमिक आती है। सर दोनों में अंतर क्या है? एक वो होती है जो एब्जॉर्ब होके पहले ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाने के बाद फिर वो हमारे पोराइटल सेल से स्टमक में आके न्यूट्रलाइज करेगी, मतलब कुछ काम करेगी स्टमक में और कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसको हम सिस्टमिक बोलेंगे। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई तो सिस्टमिक एंटासिड हो गए, लेकिन अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं गया, तब उसको बोलेंगे नॉन सिस्टमिक एंटासिड बोलेंगे। इसलिए सिस्टमिक एंटासिड हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है कि ब्लड का पीएच भी स्लाइटली बेसिक होता है। अब अगर आपने एंटासिड लिया, वो ब्लड में चला गया, तो डेफिनेटली वो ब्लड के पीएच को भी तो चेंज करेगा, जो मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि सिस्टमिक एंटासिड जितने भी होंगे सब सोडियम वाले होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, ये आएगा। और नॉन सिस्टमिक जो मैग्नीशियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम वाले होंगे वो लिए जाते हैं मेनली मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम मेगाल्ट्रेट की बात किया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छे हैं, इनमें भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि जो एमडी है वो एसी में बैठता है। सर ये क्या बोल रहे हो? हाँ सही बोल रहा हूं सर। सोडियम ही क्यों? क्योंकि सोडियम ही एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम हमारा एब्जॉर्ब होकर नहीं जा सकता है। इसलिए यहां पे हमने बोला सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। सर पीपीआई ब्लड में जाएगी, देखो उनका काम एसिड को न्यूट्रलाइज करने का नहीं है, तो हाँ ये सब जाएंगी। फिर वही कहानी, इनको अलग रखो, ये अलग क्लास है मेरे बच्चों और ये अलग थी, इनका तो एब्जॉर्प्शन होगा ही पहले। हम इनमें बात कर रहे हैं कि जो एंटासिड ब्लड में एब्जॉर्ब होगा उसको बोलेंगे सिस्टमिक एंटासिड, और जो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन सिस्टमिक एंटासिड बोलेंगे। ये तो बात समझ में आ रही है ना? अब मैंने बोला सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, ये सब हमारे एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन ब्लड के पीएच को अफेक्ट करते हैं, ब्लड एल्कलोसिस कॉज करते हैं, तो इसलिए हमारे सिस्टमिक एंटासिड ज्यादा यूजफुल नहीं होते, जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम वाले यूज होते हैं। लेकिन एक चीज मैंने इसमें ये भी बोला बेटा, रुक जा भैया कार्तिक सुन ले इधर पहले। यहाँ पे मैंने वर्ड दिया है एमडी एसी में बैठता है। मैंने बोला ऐसा नहीं कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इनमें भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि सर मैग्नीशियम डायरिया करता है और एल्यूमिनियम कॉन्स्टिपेशन करता है। ध्यान से सुनो, एमडी एसी इसीलिए बोला हूं कि एमडी एसी वाले रूम में बैठता है। मैग्नीशियम डायरिया करता है, एल्यूमिनियम कॉन्स्टिपेशन करता है। और अगर अलग अलग दोनों को दोगे, अगर मैग्नीशियम दिया तो डायरिया हो जाएगा और एल्यूमिनियम दिया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा करण। तो बताओ क्या ये दोनों अलग अलग देने लायक हैं क्या? नहीं, दोनों अलग अलग दोगे तो नालायक हैं। लेकिन हाँ दोनों को साथ में दे दोगे तो लायक हैं। क्यों सर? क्योंकि एक ने डायरिया किया, एक ने कॉन्स्टिपेशन किया, आपने दोनों को साथ में दे दिया, ओवरऑल बैलेंस हो गया। इसीलिए यहाँ पे ये जो नाम लिखा है मेगाल्ट्रेट, यहाँ पे मेग मतलब मैग्नीशियम, एल मतलब एल्यूमिनियम, तो मेगाल्ट्रेट जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो दिया जाता है सबसे ज्यादा। इनो पीते हो? जरा देखना इनो वगैरह में क्या रहता है पीछे का। वही क्वेश्चन है बेटा, ये बच्चा इससे बहुत कंफ्यूज होता है। अभी फार्मासिस्ट एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड कॉजेज द डायरिया। तो बेटा जहां मैग्नीशियम लगा मिल जाए ना, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो डायरिया करता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन वाला पूछ लिया जाए तो एल्यूमिनियम याद रखना कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम वाला जो है वो हमारा कॉन्स्टिपेशन। तो ये चीज ध्यान से सुन के चलना मेरे बच्चों। चलिए ओके, फिर अल्सर प्रोटेक्टिव। हमने बोला अल्सर हो गया, अब हमें वहां प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन चाहिए तो अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट दे दो, जो जहां पे अल्सर हुआ है वहां पे जाके एक बेड लेयर फॉर्म कर लेगा।
जहां पे सीबीएस दिया जाता है, बोले तो कोलोइडल बिस्मथ सब्सट्रेट एंड सुक्राल्फेट, ये दो ही चीजें आती हैं। अच्छा, इसका नाम है, ये पूरा देखो लिखा सुक्राल्फेट है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारा सुक्रा मतलब सुक्रोज और सल्फेटेड सुक्रोज होता है। अब इसके बारे में बात करेंगे, वो बाद में जाएंगे। गैस्ट्रिक सिक्रीशन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बेटा, फिर समझ लेंगे, पहले इधर ध्यान दें। ओके, तो सुक्राल्फेट और सीबीएस, और मैंने बोला एच पाइलोरी भी है, उसके लिए भी दिया जाता है कभी कभी। कौन से? एंटीबैक्टीरियल या मैं कहूं एंटी एच पाइलोरी ड्रग। कौन कौन से आ रहे हैं? एमॉक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टेनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, सीबीएस। सर कैसे याद करेंगे? अरे काहे परेशान हो रहे हो, बस एक चीज याद रख लो, मेरी प्यारी कैट। क्या है? मेरी प्यारी कैट। बोले तो सर मेट्रोनिडाजोल मेरा ये आ जाएगा, साथ ही साथ कैट से आप देखोगे तो क्लेरिथ्रोमाइसिन, सीबीएस, एमॉक्सिसिलिन, टेनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन। लिख के देखो, मेरी कैट बोले तो क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, टेनिडाजोल, हो गया। टोटल 6 ड्रग आती हैं।